पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए मुझे उस्मानी सल्तनत के आखिरी 100-150 साल का दौर याद आता है, जब उनके यहाँ जो मुक़्तदर हल्के थे या जो फ़ौज में या उमरा में या जो सूबाई गवर्नर होते थे उनमें, और उनमें जो महलात की या हरम की साजिशें होती हैं वो भी सब शामिल होती थी। तो उसमें एक ग्रोह जब ज़्यादा हावी हो जाता था और सिटिंग बादशाह के ख़िलाफ़ हो जाता था, तो फिर वो जो सिटिंग बादशाह है उसको तख्त से उठा के हरम में एक क़ैद खाना बना हुआ था जहाँ पे शहज़ादों को क़ैद में रखा जाता था। तो सिटिंग बादशाह को उठा के वो उस क़ैद खाने में डाल देते थे, उसको पिंजरा कहा जाता था, और उस पिंजरे में बैठे हुए किसी शहज़ादे को उठा के वो तख्त पे ला के बिठा देते थे। ये सूरत हाल आखिरी 100-150 साल की उस्मानी सल्तनत की थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सल्तनत जिसकी हदूद 3 बर्र-ए-आज़मों के अंदर गई हुई थी, शुमाली अफ्रीका था, ईस्टर्न यूरोप था, अरब दुनिया थी, वो सुकड़ते सुकड़ते एक ऐसे मकाम पे पहुंच गई कि पहली आलमी जंग के ख़ात्मे के साथ ही उसका ख़ात्मा बिलखैर हो गया। और फिर कमाल अतातुर्क ने अपने फ़ौजी अफसरों और अवाम की हिमायत से जंग आज़ादी लड़ी और मौजूदा तुर्की जो है इसको बचाया। तो पाकिस्तान की न सिर्फ हालिया तब्दीलियाँ बल्कि पिछली तब्दीलियाँ भी, और ख़ास तौर से मौजूदा तब्दीलियाँ मैं इस तनाज़ुर में रख के देखता हूँ। अब आगे अल्लाह हमारे हालात पर रहम करे कि हम उस सूरत हाल से दो चार ना हो जाएं जो सल्तनत उस्मानिया जिससे होकर गुज़री और फिर बिलाखिर वो तबाही के दाने पर पहुँची। देखिए, हमारे हालात को समझने का असल तनाज़ुर नहीं समझा जा रहा, और जब मैं उस्मानियों की तारीख़ को देखता हूँ वहाँ भी ये ऐसी ही सूरत हाल थी कि उनके जो दानिश्वर या जो अरबाब हल वक्त जिनको कहा जाता है, वो अपनी सारी सूरत हाल को समझने से कासिर थे कि यूरोप में सनती इनकलाब के बाद एक दुनिया बदल चुकी थी, वो उसका एहसास करने से कासिर थे। आज हमारे यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है इस सारे तनाज़ुर पे, इस सारे सियासी माहौल पे, इस सारे सियासी तनाज़े पे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि जी नवंबर में एक तैनाती होनी है, या सारा मसला जो है वो करप्शंस का है, या आजकल इसको कहा जा रहा है कि मसला अनाओं का है। एक तरफ इमरान खान की अना है तो दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ की आना है। इन चीज़ों से जब आप हालात का एनालिसिस या तज्ज़िया करते हैं तो आप पूरा तनाज़ुर नहीं देखते, ये बड़े छोटे तनाज़ुर हैं। हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इस सारे मसले पर जो ओवर आर्किंग है वो एक बहुत बड़ा मसला है और एक बहुत बड़ा तनाज़ुर है, और उस तनाज़ुर को समझे बग़ैर जो तज्ज़िये किए जा रहे हैं या जो शाम को हम देखते हैं सीनियर तज्ज़िया निगार या एंकर पर्सन्स आके गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बिल्कुल या तो नाबलद हैं या नावाकिफ़ हैं या उनके मफादात कहीं और जुड़े हुए हैं। हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि बड़ा वसी तनाज़ुर इस वक्त हमारी जियोपॉलिटिकल डिवाइड का है, और ये जियोपॉलिटिकल डिवाइड हमारी ही नहीं है, पूरी दुनिया में हो चुकी है, और हमारे ख़ित्ते में ख़ास तौर से यहाँ एक इंडो अमेरिकन लॉबी हम जिसको कहते हैं, जिसमें यूरोपियन अमेरिकन और रीजनल उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर इंडिया, दूसरी तरफ जो इस लॉबी के मुखालिफ लॉबी है। आपके मीडिया हाउसेस इन दो कैंपों में तकसीम हैं, आपकी सियासी अशराफिया इन दो कैंपों में तकसीम है, आपके मुख्तसर अदारों में इस हवाले से तकसीम है, आपकी अदलिया में इस हवाले से तकसीम है, और ये तकसीम ऊपर से नीचे तक मुल्क को पोलराइज कर चुकी है। अब ये जो पोलराइजेशन है
ये ना अनाओं का मसला है, ना ये खाली नवंबर की तकरीरी का मसला है, और ना ही ये सिर्फ करप्शन का मसला है। जिनकी करप्शन पे पिछले 10 साल से कौम एक तमाशा देख रही थी, वो चंद हफ्तों के अंदर ऐसे साफ धुले हुए निकल आए हैं जैसे कभी कुछ था ही नहीं। तो ये सारी बात को समझने की ज़रूरत है। सितंबर में रूसी सदर पुतिन ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने बहुत तफसील से अमेरिका और यूरोप का जो किरदार है पिछले चंद सालों में, जो रूस का अरसा हयात तंग करने के हवाले से, उसका उन्होंने बड़ा तफसील से जायज़ा लिया और उसका ज़िक्र किया। और फिर अमेरिका और यूरोप के किरदार को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि ये मुल्कों को ग़ुलाम बनाते, ये रूस को भी वैसे ही ग़ुलाम बनाना चाहते। ये अपने जो उन मुल्कों के अंदर सहूलतकार हैं उनके ज़रिए हुकूमतों को तब्दील करते हैं, अगर वो हुकूमतें उनके इशारे पर ना चलें। सदर पुतिन ने अपनी कौमी सलामती के हवाले से एक मौक़िफ़ उसमें इख्तियार किया और ये बताया कि हमारी गिर्द जो नेटो ने इतने पिछले कई बरसों में अरसा हयात तंग किया और हमारे बॉर्डर के करीब नेटो को ले, और आखिर पे यूक्रेन को दबाव डाला जा रहा था कि वो नेटो में शामिल हो ताकि नेटो की फोर्सेस रूस के बॉर्डर तक पहुंच जाएं। रूस के तारीख़ी पस मंज़र को ज़रूर ज़हन में रखें कि रूस एक लैंड लॉक मुल्क था जिसके बाहर निकलने के लिए जो रास्ते थे, या वो ब्लैक सी के ज़रिए था, बहर असवद के ज़रिए, या वो बाल्टिक के ज़रिए था, या वो जापान की तरफ से व्लादिवोस्टोक के सामने से निकलता था। तो जहाँ भी वो निकलता था वहाँ उसके सामने एक कोई ना कोई क़ुव्वत उसके रास्ते में हाइल होती थी। ब्लैक सी में उसके सामने ऑटोमन एम्पायर थी, और जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हुई तो उसको फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे रख के बरतानिया और फ्रांस आगे आ जाते थे। क्राइमिया की मशहूर जंग हुई है, उस पर लियो टॉल्स्टॉय का नावल है एना कारेनिना। लियो टॉल्स्टॉय के नावल में रूसी लोगों का जो एक फ़ियर है, एक खौफ है यूरोप की तरफ से उनकी कौमी सलामती पर, वो आपको जगह जगह नज़र आएगा। रूस को एक लैंड लॉक मुल्क होने के हवाले से यूरोप से, अमेरिका से और बड़ी ताकतों से हमेशा ख़तरा रहा है। और जब आप उसके बॉर्डर पे अपनी फ़ौजें लाने का इसरार करेंगे और ला के खड़ी कर देंगे, तो उससे ये तवक्को करना कि वो इनके बनाए हुए पैमानों के पाबंदी करते हुए उस पर रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता था। चुनांचे रद्द अमल हुआ, यूक्रेन तबाह बर्बाद हो गया, यूरोप तवानाई के बहरान के अंदर चला गया, पूरी दुनिया तवानाई के बहरान से दो चार हुई, और अमेरिका ख़ुद मुतासिर हुआ। लेकिन जो एक मखसूस तबका, एक मखसूस ग्लोबल कैपिटलिस्ट, एक हायरार्की है पूरी दुनिया पर जो हुकूमत कर रही है, उनके मफादात में इजाफ़ा हुआ। तो इस पस मंज़र में इस तकरीर के जवाब में जो बाइडन ने जो कहा वो भी बड़ा मानी खेज़ है। सदर बाइडन ने कहा कि अब हम आर्मेगेडॉन के मकाम पे पहुंच गए हैं। ये एक बाइबल की इस्तिलाह है जिसे कहा जाता है कि क़यामत से पहले जो शैतान और उसके मुखालिफों के दरमियान आखिरी जंग होगी, उसका नाम आर्मेगेडॉन है। यानी पुतिन जो है वो अब हमें उस आखिरी जंग के करीब ले आया है जहाँ वो शैतान है और हम जो है वो अल्लाह की ख़ास मखलूक के तौर पे उसका मुकाबला करेंगे। ये कुछ मिलता जुलता बयान था जब 9/11 पे सदर बुश ने कहा था कि अब ये सलीबी जंगों का आगाज़ दोबारा हो रहा है। तो ये लोग जो हैं जिन्हें हम ये समझते हैं कि वो
बड़ी जमहूरियतों के दौर से गुज़रने के बाद और सनती इनकलाबों से गुज़रने के बाद और बड़ी साइंसी तरक्यात के होने के बावजूद इस किस्म की मजहबी बयानिए से बाहर निकल चुके हैं, तो ये गलत साबित हुआ। ऐसा नहीं है। इन लोगों के अपने मफादात जब आ जाएं तो ये लोग मज़हब को बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। सदर बुश ने किया, बाइडन ने किया, और अब वो पूरी दुनिया को और ख़ास तौर से अपने लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें रूस खा जाएगा, चीन खा जाएगा, जिसको रूसोफोबिया अब कहा जा रहा है, चाइना, रूस, और फिर अब उन्होंने पाकिस्तान को भी रगड़ दिया कि ये भी एक एटमी मुल्क ऐसा है जो बड़ा ख़तरनाक है। अब कांग्रेस के इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें डेमोक्रेट्स बहुत कमज़ोर हालत में हैं, और ये लोग चूँकि लोकली कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये अपनी इंतखाबी मुहिम और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चलाते हैं। ये लोगों को अपने दिखाते हैं कि हमें बहुत बड़ा ख़तरा है रूस से, और आप लोगों को हम ही सिर्फ बचा सकते हैं। इसके ऊपर ये अब पाकिस्तान को भी ले आए हैं। सो इस तनाजुर में अब जब ये कशमकश बढ़ रही है, इसमें अब हमारे इलाके का भी एक रेफरेंस देख लें कि सऊदी अरब के वली अहद, जो कि अब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्हें जब कहा गया कि आप अपनी तेल की पैदावार कम करें तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका की हमारे ख़ित्ते में क्या बल्कि पूरी दुनिया में वो पहले वाली ताकत की हैसियत अब नहीं रही। ये हमारे बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे लोगों को इसका इतराक नहीं हो रहा है कि वो अब एक ज़वाल की तरफ जाती हुई क़ुव्वत है, उसके वो पंजे या वो कैफियत अब नहीं है। जब आप ये कहें कि हम उसके बगैर चल ही नहीं सकते, हमें तो उसकी तरफ से वेंटिलेटर के ऊपर, हमें उसके बैसाखियों के ऊपर रहना ही पड़ेगा, ऐसा अब नहीं है। दुनिया बदल गई है। अब जो दूसरा उभरता हुआ ब्लॉक है जो इस इंडो अमेरिकन लॉबी के मुखालिफ है, वो एक उभरती हुई क़ुव्वत है। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं अपनी मकामी सियासी सूरत हाल के साथ। आपने ये देख लिया कि पिछले 6 महीने में ये जो दोनों मुतहारिब धड़े हैं, इनके आपस के तनाव और टकराव में शिद्दत में इजाफ़ा उसी तेज़ी से हो रहा है जैसे हम इन बैनुल-अक़वामी गिरोहों की या बैनुल-अक़वामी ताकतों के दरमियान शिद्दत और इसकी कशमकश को बढ़ते हुए देख रहे हैं। जब वहाँ चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो पा रही तो यहाँ हम रिज़ॉल्व किस तरह से देखें। एक ज़माना था जब आपकी पूरी फ़ौज, अदलिया और अमरीका एक पेज पे होते थे, अब नहीं है। अब उनके दरमियान भी दरार है, और वो दरार जो इन दो ग्रोहों के अंदर पोलराइज हो चुकी है, वो हमारे इस मकामी सियासी टकराव को रिज़ॉल्व नहीं होने दे रही। अब ये जो इस वक्त सियासी अशराफिया है, खा वो इस वक्त की हुकूमत में हो शरीफों की, या वो पीटीआई के लीडरों की शक्ल में भी हो, असल चीज़ जो सामने उभर कर आई है वो पाकिस्तान के अवाम-उन-नास है। पाकिस्तान के अवाम ने अपनी नेशनलिज़म की क़ुव्वत का भरपूर मुज़ाहरा किया है एक बार फिर, और ये 70 के या 60 के अशरे में जो बहुत भरपूर कौमी नेशनलिज़म की तहरीक उभरी थी 65 की जंग के बाद और 68 के इलेक्शनों के दौरान, वैसी सूरत अब के नज़र आई है। तो अवाम एक तरफ हैं और ये सियासी क़ुव्वत एक तरफ है। इमरान ख़ान को तो ख़ुद हैरत हुई थी कि ये लोग कैसे बाहर निकल के आ गए। अवाम ने उसको इस रास्ते पर डाला है, उसने अवाम को इस रास्ते पर नहीं डाला, और लोग इस पर अब बढ़ना चाहते हैं, और ख़ुद उसके अपने बकौल उसने लोगों को रोका हुआ है। यानी वो दरअसल इस वक्त लोगों के सैलाब को रोक कर जो एक नेशनलिज़म की क़ुव्वत इस वक्त पाकिस्तान में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकती है, वो उसके रास्ते में रुकावट बना हुआ है। ये वो लम्हा जो ख़ुद उसके अपने बकौल एक डिसाइडिंग मोमेंट है, ये डिसाइडिंग मोमेंट पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर मिस कर देंगे,
और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम की अपनी जमात जो इस किस्म के बैकडोर राब्तों से सियासी जो कॉरिडोर्स के अंदर जोड़ तोड़ है वो नहीं करते, जो कि इस वजह ये कर रहे हैं, तो फिर वो असल भरपूर अवामी क़ुव्वत के साथ अवामी हाकमियत की तरफ बढ़ते हैं और फिर अवाम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉरेन पॉलिसी, अपनी मर्ज़ी की मईशत, अपनी मर्ज़ी की सियासत ला सकते हैं। इसका फ़ुक़दान जब तक पाकिस्तान में रहेगा तो ख़्वाह वो भुट्टो हो ख़्वाह इमरान खान हो, लोग भी कुर्बानियाँ देते रहेंगे लेकिन अपनी मंजिल नहीं पाएंगे।